दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे लोन एनपीए से जुड़े हुए सारे झूठ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल इन रिकवरी एजेंट्स ने, इन कलेक्शन मैनेजर्स ने और ये जितने भी रिकवरी एजेंट्स आपको फ़ोन करते हैं, आपके घर पे होम विजिट करते हैं, इन सब ने आप सभी के दिमाग के अंदर लोन एनपीए होने से रिलेटेड बहुत सारे झूठ भर रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे झूठ, बहुत सारा डर भर रखा है। कल ही क्या हुआ, हमारे एक सब्सक्राइबर हमसे जुड़े, हमारे क्लाइंट बने, उन्होंने हमें फ़ोन करा, बोला सर कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे ऊपर कुछ 4-5 लोन चल रहे हैं, लोन रिकवरी एजेंट्स ने मुझे परेशान कर रखा है और सर आप मुझे बचा लीजिए क्योंकि कल के कल मेरा लोन एनपीए हो जाएगा और मेरे को यहाँ से घर से पुलिस उठा के ले जाएगी। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने उन्हें समझाया कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है लॉ के अंदर कि अगर आपका लोन एनपीए हो गया तो आपके ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, आपके ऊपर कोई और केस ऐसा तुरंत कर सकती है बैंक, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो इंसान इतना ज़्यादा डरा हुआ था, इतना ज़्यादा सहमा हुआ था, रिकवरी एजेंट्स ने उनके माइंड के अंदर इतना सारा झूठ भर रखा था, बार बार कॉल करके परेशान करके किसी और माध्यम से इतना ज़्यादा झूठ भर रखा था कि वो इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि उन्हें मेरे को उनसे कम से कम मान के चलें तो 45 मिनट बात करनी पड़ी, समझाना पड़ा, लोन एनपीए से रिलेटेड सारे झूठ उनके सामने बेनकाब करने पड़े, तब जाके उनको थोड़ी बहुत चैन आई और तब जाके उन्होंने रिकवरी एजेंट को कन्फ्रंट करा सामने से कि तूने तो ये झूठ बोला था मेरे को, तूने तो मुझे बताया कि लोन एनपीए होने के तुरंत बाद मेरे घर पे पुलिस आ जाएगी, मेरे ऊपर ये केस हो जाएगा, अगर केस होगा तो कौन सी धारा के अंदर होगा। फिर वो रिकवरी एजेंट ने सीधे ही फ़ोन काटा। अब आपको पता होगा कि लोन एनपीए वैसे तो जो बंदा अगर थोड़ा बहुत रिकवरी के बारे में जानता है, जैसा अगर आपको अब मेरे पहले वीडियो देख चुके हैं या फिर अभी नए नए जुड़े हैं तो शायद नहीं पता होगा आपको, लेकिन सभी को लमसम पता होगा कि जब आप अपने लोन की किस्त 94 डेज तक नहीं भरते हो, 3 लगातार किस्तें बाउंस करते हो, तो आपका लोन एनपीए होता है। एनपीए का क्या मतलब होता है? एनपीए का सिंपल मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है। अब ये मिथ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ये बहुत ज़्यादा रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं ये बताकर कि अगर आपका लोन एनपीए हो गया तो आपको सीधे पुलिस केस हो जाएगा, आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस हो जाएगा, आपके ऊपर सीधे चेक बाउंस का केस लगा दिया जाएगा, आपके खिलाफ वारंट इशू कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे डर बैठे हुए हैं और ये रिकवरी एजेंट लोगों को खाली मेंटली प्रेशराइज कर रहे हैं। सिर्फ ये सच्चाई बात है, सिर्फ और सिर्फ मेंटली प्रेशराइज करा जा रहा है लोगों को। मैं कितने सारे रिकवरी एजेंट को कन्फ्रंट कर चुका हूँ, कितने सारे कलेक्शन मैनेजर्स को कन्फ्रंट कर चुका हूँ। लोग कई बार मुझे कॉल पे जोड़ लेते हैं ना कि सर ज़रा इनसे बात करिए, मुझे बता रहे हैं कि मेरे खिलाफ कलकत्ता में केस हो जाएगा, मेरे खिलाफ अहमदाबाद में केस हो जाएगा। ये कई बार तो ये लोग क्या करते हैं पता है आपको, कि हाई कोर्ट का जज बन के आपको फ़ोन करेंगे, ये कई बार आपको वकील बन के फ़ोन करेंगे, कई बार पुलिस बन के फ़ोन करेंगे। ऐसे बहुत सारे झूठ ये लोग फैलाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली तरीके से आपको लोन एनपीए से जुड़ी हुई सारी जानकारी दूंगा, क्या क्या बैंक कर सकता है, क्या क्या बैंक नहीं कर सकता कभी भी, और क्या क्या चीज़ें प्रॉपरली आपके साथ हो सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक समझें, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन वाला आपको लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है। तो पहली बात तो ये जान लेते हैं कि बैंक और एनबीएफसीज लोन एनपीए करती क्यों है। वो लोन अकाउंट नॉर्मल भी तो चला सकती हैं, वो एनपीए में उन्हीं का घाटा है, क्योंकि अगर लोन एनपीए होगा उसके बाद राइट ऑफ होगा तो आपके लिए सेटलमेंट में जाएगा प्रोसीजर सारा, है ना। क्योंकि अगर लोन एनपीए ही ना हो तो आगे चल के कभी आपकी सेटलमेंट नहीं होगी। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो लोन एनपीए होने से पहले आपकी सेटलमेंट करवा सके, क्योंकि हर एक बैंक का, हर एक एनबीएफसी का एक सर्कुलम रहता है, वहां पर सीधे सीधे रहता है कि भाई साहब अगर आपका लोन एनपीए होगा तो ही आपको सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा, तो ही आगे चल के आपकी सेटलमेंट हो सकती है। तो फिर ऐसा क्यों करती है बैंक कि वो लोन एनपीए कर देती है? तो जितने भी भाइयों को पता है, ये गवर्नमेंट का रूल है। ओके, ये आरबीआई का एक सर्कुलम है, क्योंकि जो एनबीएफसी हैं, जो बैंक है, उन्होंने अपनी जेब से पैसा नहीं दिया होता, उन्होंने भी आरबीआई से पैसा उठाकर आपको वो पैसा दिया होता है, समझ रहे हो। तो आगे चल के उन्हें आरबीआई को इंटरेस्ट भी देना होता है, आरबीआई को सारी इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है, आरबीआई को सब कुछ बताना भी होता है कि भाई साहब ये इतने लोन डिफॉल्ट चल रहे हैं, इतने लोन में इतने दिन पैसा नहीं आया है, ये है। अब लोन राइट ऑफ के पीछे तो बैंक और एनबीएफसी जितनी है वो अपना चला सकती हैं कि भाई साहब हमें इस लोन को राइट ऑफ करना है, इसको नहीं करना, लेकिन वो एनपीए पे नहीं चला सकती हैं।
ये चीज़ वो एनपीए से नॉर्मल नहीं कर सकते। वो लोग क्या करते हैं कि 90 डेज एक टाइम पीरियड रहता है, 3 महीने, 92 डेज मान के चलो एक तरीके से, ठीक है, और 2 दिन उसे आपके अकाउंट पे शो होने में भी लग जाता है क्योंकि फाइल इतनी जल्दी आती नहीं है। तो 94 डेज के अंदर आपका लोन अकाउंट एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग में एसेट में चला जाता है। ओके, जब आपका लोन नॉर्मली चल रहा होता है तब एक परफॉर्मिंग एसेट होता है, जब नहीं चल रहा है नॉर्मली तो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। तो जब लोन एनपीए हो जाता है तो उसी के बाद जितने भी लीगल कार्रवाई हो या फिर जितनी भी लोन सेटलमेंट से रिलेटेड कार्रवाई हो वो उसके बाद ही होती है। अब कई लोग इसमें भी बहुत ज्यादा वो रहते हैं कि सर जब तक लोन एनपीए नहीं होगा हमारा तब तक तो हमें कोई लीगल नोटिस नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है मेरे भाई। लीगल कार्रवाई से मेरा मतलब है अगर उन्हें आगे चल के कोई सेक्शन 25 का या फिर कोई आगे चल के चेक बाउंस का केस आपके ऊपर करना है या फॉर्जरी का कोई केस करना है तो उन्हें 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा। तब तक उन्हें एनपीए आपका लोन होने देना पड़ेगा। लेकिन जो लीगल नोटिस है वो अब वो लोग भेज सकते हैं, चाहे आर्बिट्रेशन का हो, चाहे डिमांड नोटिस हो, या फिर चाहे कोई रिकॉल नोटिस या फिर कोई और नोटिस है, ठीक है, वो आप सबको भेज सकते हैं। अगर कोई सिक्योर लोन आपका है तो उसके अंदर भी 94 डेज के बाद ही आपको 13/2 का, फिर उसके बाद 13/4 का नोटिस रिसीव होगा। उससे पहले आपको सिर्फ डिमांड नोटिस रिसीव हो सकता है नॉर्मली। ओके, अब उसके अंदर क्या चीजें हो सकती हैं, क्या जरूरी है कि बैंक एनपीए होने के तुरंत बाद आपके ऊपर केस करेगा? ऐसा नहीं है। मैंने हजारों केसेस देखे हैं, कम से कम 600-700 प्लस मेरे क्लाइंट हैं, ठीक है। अब उनमें से केस कितने के ऊपर होता है? केस होता है सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों के ऊपर, 100 में से 5 लोगों के ऊपर है। कई बार आंकड़ा तो कई बार क्या होता है कि आंकड़ा इससे भी नीचे गिर जाता है। जी हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैंक को भी पता है, एनबीएफसी को भी पता है कि अगर वो आपके ऊपर केस ही कर देगी, आपके ऊपर केस ही फाइल कर देगी, तो आप वहां जाओगे, सेम डे बेल लोगे और उसके बाद आगे केस चलता रहेगा। और केस चलने की कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। केस चाहे तो 1 साल चले, चाहे तो 3 साल चले, चाहे तो 30 साल भी चले। पहले क्या करती थी बैंक, आज से 2015 से पहले की बता रहा हूँ, ये लोग रिकवरी सूट फाइल करा करते थे कई बार, ठीक है। जैसे जितने भी बैंक है, जितने भी एनबीएफसी हैं, वो सब पहले ये सेक्शन 25 ईसीएस तो लगता नहीं था पहले, ज़्यादा चेक बाउंस का केस करा करते थे, ठीक है। तो ये लोग वो फाइल करा करते थे। ओके, अब होता क्या था कि मान लो रिकवरी सूट फाइल कर दिया आपके अगेंस्ट में, अब वो रिकवरी सूट चल रहा है 30-30 साल। जी हाँ, कई रिकवरी सूट्स आज तक चल रहे हैं। मेरे कई क्लाइंट हैं जिनका लोन डिफॉल्ट 2011 से पहले हुआ था या फिर 2009 से पहले हुआ था, उनके रिकवरी सूट जो उनके ऊपर फाइल करेंगे वो आज भी चल रहे हैं। आज क्या है, आज 2025 चल रहा है। बैंक के अधिकारी चेंज हो गए, बैंक के लॉयर चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन वो रिकवरी सूट चल रहा है। और एट द एंड जाके भी उसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है खास। जी हाँ, तब भी सेटलमेंट ही होगी कोर्ट के द्वारा। तो इसीलिए बैंक ने अब रिकवरी सूट फाइल करना तो 100% तरीके से बंद कर दिया है। कोई एक आधा केस 1000-2000 में आ जाता है। ज़्यादातर क्या करते हैं, या तो चेक बाउंस का केस फाइल करेंगे या फिर ईसीएस का केस फाइल करेंगे, और कुछ नहीं है, ठीक है। वो भी ये लोग ज़्यादातर फाइल नहीं करते, बहुत ही कम चांसेस है। लेकिन फिर वजह क्या है कि ये रिकवरी वाले आपको ऐसे क्यों परेशान करते हैं कि आपके ऊपर ये केस फाइल हो जाएगा, वो केस फाइल हो जाएगा? दरअसल इसका आंसर है उनकी कमीशन। जी हाँ, होता क्या है कि लमसम हर एक एजेंसी और हर एक कलेक्शन मैनेजर जो है उसके पास एक टारगेट रहता है कि भाई साहब इतने आप मेरे को सेटलमेंट करवा के दो, इतने की पेमेंट करवा के दो, इतने का ये करवा के दो। और जब वो नहीं करवाया जाता तो एजेंसी का ओनर कलेक्शन मैनेजर को डंडा करता है और कलेक्शन मैनेजर रिकवरी एजेंट को डंडा करता है। फिर चाहे वो होम विजिट वाला रिकवरी एजेंट हो, फिर चाहे वो कॉलिंग वाला रिकवरी एजेंट हो, क्योंकि कॉलिंग वाले भी रिकवरी एजेंट होते हैं। कॉलिंग वाले तो ज़्यादा वो होते हैं, क्योंकि जो आपके घर आता है ना वो आप पे ज़्यादा बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, वो आप पे गाली गलौज नहीं कर सकता। अगर करोगे तो दे डंडे पड़ेंगे उसके अंदर, समझ रहे हो। हमारे यहाँ दिल्ली में क्या होता है कि कई बार रिकवरी एजेंट काफ़ी ज़्यादा फालतू बोल जाता है। जैसे ये मान लो कि लोन क्यों नहीं भर रहे, घर में पैसा कैसे है। एक सवाल मैं बताता हूँ मैं, हमारे एक क्लाइंट थे, उनके साथ क्या हुआ था, वो यहाँ पर मयूर विहार है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। उनके साथ क्या हुआ कि उनके घर रिकवरी एजेंट आया। ओके, अब वो तो थे नहीं, उनकी माता जी थी, तो 4 रिकवरी एजेंट थे। ये लोग गए वहाँ पर कि लोन क्यों नहीं भर रहे, क्या हो गई बात। तो पहले तो हमारे जो क्लाइंट थे उन्होंने बहुत प्यार से बात करी कि हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप छोड़ो, मैं भर दूंगा, जैसा भी रहेगा आगे चल के सेटलमेंट वगैरह करवा लूँगा। तो वो रिकवरी एजेंट ने सोचा कि ये तो नॉर्मली ऐसा कोई भी है नहीं है, तो उस पर बोल दिया कि भाई साहब तुम्हारे पास खाने के पैसे कैसे आ रहे हैं, खाना वाना कैसे खा रहे हो तुम घर में। इतने में क्लाइंट की सटक गई। क्लाइंट आया इतना मोटा डंडा और अपने 4 दोस्तों और लेके, ठीक है। तुम लोग बात नहीं मानोगे कि मात्र
एक रिकवरी एजेंट में पड़ी होगी, बाकी 3 ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सींग। समझ रहे हो? तो ये रिकवरी एजेंट ज़्यादा डरते हैं तुमसे, ये लोग ज़्यादा वो होते हैं। समझ रहे हो? ये लोग आपको मैसेजेस कैसे भेजेंगे? व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, कई बार हंसी भी आने लगती है मेरे को, ठीक है। दिल्ली पुलिस, नीचे वेबसाइट दे रखी है। वेबसाइट कैसे देंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट लगा दी, दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट लगा दी। अब आदमी उसको खोल के देखेगा तो वहाँ वो वेबसाइट खुल रही है। अब इतना भी उल्लू नहीं रह गया कस्टमर, है ना। लेकिन कुछ डरते हैं, बात ये होती है। आपके मन से क्या है, मेरा मेन पॉजिटिव क्या है कि आपके मन से डर निकालना है। समझ रहे हो? एक बार डर निकल गया, उसके बाद फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता, सच्चाई बात है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भेजेंगे आपको। 2 घंटे में अरेस्ट कर लिया जाएगा। विक्रम राठौर जी आएंगे आपके घर पे, एडवोकेट की पूरी टीम आएगी, आपको पुलिस समेत लेके जाएगी, 2 वैन्स लेके आएंगे। अरे भाई साहब, इतना तो कोई किसी का मर्डर कर दे, किसी के साथ कुछ और कर दे, उसमें इतनी चीज़ें नहीं होती हैं। समझ रहे हो? लेकिन लोन लेके आपने कौन सा कुछ उखाड़ लिया या फिर कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ कर दी, बहुत बड़ा क्राइम। दरअसल लोन लेके अगर आप उसकी पेमेंट नहीं कर पाते हो तो वो क्राइम की श्रेणी में आता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको पूरे तरीके से साबित कर दिया है। अपनी नई जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उसके अंदर सीधे सीधे तौर पे कहा गया था कि भाई साहब, अगर कोई लोन लेके अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से बिना किसी फ्रॉड के वो लोन का पैसा नहीं भर पाता है, मान लो आपको मल्टीपल लोन्स हो गए, आपको मेडिकल इशू हो गया, आपकी जॉब चली गई, कोई भी वजह हो, आपके पर्सनल रीजन है, ठीक है, उसकी वजह से आप लोन नहीं भर पा रहे हो, तो ना आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है, ना वो फ्रॉड का केस है, ना आपको पुलिस फोन तक कर सकती है। अरेस्ट करना तो दूर की बात है, फोन तक नहीं कर सकती है। तो ले दे के रिकवरी एजेंट्स क्या कर सकते हैं? आपका कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ ये आपका एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। और कहाँ के बाल की बात कर रहा हूँ आप लोग समझ जाना, सर के बाल की बात नहीं कर रहा। ये लोग आपका बाल तक नहीं उखाड़ सकते। और बताओ, जी हाँ, है क्या? खाली आपको मेंटली प्रेशराइज करना है, ये करना है, वो करना है। हाँ, एनपीए के बाद लीगल रास्ते खुलते हैं। एनपीए के बाद ये लोग जो डराते हैं ना कि आपके ऊपर सेक्शन 25 का ही भेज, लेकिन उनमें भी इनका कोई हाथ नहीं होता। जो बैंक की या फिर एनबीएफसी की जो एडवोकेट की टीम रहती है ना, जो आपको नोटिस भेजती है, आपके खिलाफ केस फाइल करती है, फिर जो भी कुछ करती है, उनका किसी रिकवरी एजेंट से कभी कोई बात होती ही नहीं है। सच्चाई बात है। क्यों करेंगे वो बात? अरे यार, वो एक अलग फर्म है, समझ रहे हो? वहां पर उनके पास हजारों काम है, उनको केस फाइल करना है, उनको नोटिस भेजना है, वो इन रिकवरी एजेंट से बात करेंगे। ये 10,000, 15,000, 20,000, मुश्किल से 20,000 की सैलरी नहीं होती किसी कलेक्शन के अंदर। और बताओ, जो कलेक्शन मैनेजर साहब आते हैं ना भाई साहब, की बहुत बड़े हैं, जिनको आप सर सर करके बुलाते हो, वो भाई साहब कितना कमा रहे हैं? 18,000 कमा रहे होंगे, 19,000 कमा रहे होंगे। समझ रहे हो? आप पे थोड़ी बहुत कमीशन लेके कई बार वो हो जाते हैं, ऐसा करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें भी क्या होता है, उसमें भी भाई साहब अगर कलेक्शन पूरा नहीं कर पाए, टारगेट पूरा नहीं कर पाए, तो जो कलेक्शन का ओनर होता है, जो एजेंसी का ओनर होता है ना, वो इतना मोटा डंडा लेकर बैठा रहता है मंथ एंड में। मेरे काफ़ी सारे दिल्ली के अंदर हमारे क्या कहते हैं, एजेंसी के ओनर भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, वो हमें बताते हैं कि भाई साहब, मैं तो 30 तारीख को बैठता हूँ, 31 को वो रहती है ना अपनी क्लोजिंग, 30 तारीख को डंडा लेके बैठा रहता हूँ कि तुझे नौकरी से हटाऊंगा अगर तूने ये काम नहीं करा होगा तो। समझ रहे हो? तो उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब एजेंसी ओनर का तुम लोग बोलोगे कि सर एजेंसी ओनर का कोई उसमें रोल नहीं होता। होता है मेरे भाई, उसको टारगेट पूरा करवाना है, बात ये है। लेकिन वो नहीं कहता कि आप लोग इतना गलत करो, इतना ये करो। ज़्यादातर कलेक्शन मैनेजर, ज़्यादातर रिकवरी एजेंट ही अपनी हरकतें दिखाते हैं, और कोई नहीं दिखाता। कोई ओनर, एजेंसी का ओनर नहीं कहता कि भाई साहब आप जाओ किसी घर पे ये ड्रामा करो, वो करो। उसको मतलब नहीं बनता। अगर किसी एजेंसी ओनर के पास कोई केस ऐसा आता है जिसमें ज़्यादा परेशानी होती है, तो वो खुद ही मना कर देता है कि आप रहने दो, इस केस के अंदर मत करो कुछ भी, इसमें डीएनडी लगवा दो, एक काम करो। ओके, ऐसा होता है। लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज खाएंगे, या आपको उल्टी सीधी चीज़ें बोलेंगे, फलाना ढिमकाना करेंगे। अब लीगल में क्या ही कर लेगा रिकवरी एजेंट? कुछ नहीं कर सकता। बैंक के एडवोकेट को आपको नोटिस भेजना को भेजेगा, एनबीएफसी के एडवोकेट को आपको नोटिस भेजना को भेजेगा। जब आपको नोटिस आया तो आप उसका रिप्लाई लिखवाएं, चाहे वो सेक्शन 25 का हो, चाहे वो चेक बाउंस का हो। आप लोग केस से बहुत ज़्यादा डरते हो ना। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर तुम सेक्शन 25 और चेक बाउंस के जो नोटिस आपको आता है ना, उसका रिप्लाई सही तरीके से दो, सही तरीके से बनवा के उसका एक प्रॉपर रिप्लाई दो, तो आपके ऊपर केस फाइल भी नहीं होगा। जी हाँ, 90% चांसेस है आपके ऊपर केस फाइल ना हो। तो आप ये तरीका अपनाओ, ये सब चीज़ें करो। आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, उसका रिप्लाई लिखो। आपको बस रिकवरी एजेंट से नहीं डरना, आपको इनकी बातों को काटना है।
जितना आप इनकी बातों को काटोगे, जितना आप इनको वो करोगे, क्या कहते हैं आप, जैसे लोग डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक क्लाइंट की मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी, मेरी बाद में बात हुई थी उस रिकवरी एजेंट से, ठीक है। क्लाइंट ने क्या बोला कि सारी चीज़ें तो एकदम समझ गया प्रॉपरली, रिकवरी एजेंट कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। एंड में उसने गलती से क्या कहा कि आपका जो केस है वो डीआरटी में चला जाएगा। अब नया शब्द जब सुना डीआरटी, तो वो कस्टमर थोड़ा बहक गया कि यार क्या है ये, और कस्टमर वहाँ पर फंस गया। कस्टमर को फिर रिकवरी एजेंट ने 10 मिनट डराया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बाद में जब मैंने सुना, मैंने पूछा कि तुम्हारा लोन कितने का है, तो कह रहा 5 लाख का। मैं कहा 5 लाख के लोन में डीआरटी में केस जा ही नहीं सकता, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मुझसे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।